हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक स्टूडेंट के नेता के बारे में जिसका नाम है जयराम। ये पीएचडी की पढ़ाई खुद भी कर रहे हैं कोयलांचल विवि से, और इन्होंने प्रभात खबर के संवाद के सवालों का जवाब दिया और बताया अपना, मतलब इनका जो भी जवाब रहा है वो समझिए कि छात्रों का ही जवाब रहा है, क्योंकि छात्र के लीडर हैं। उन्हीं के सवालों को लेकर, उन्हीं के समस्याओं को लेकर ये आगे लड़ते आए हैं और सभी स्टूडेंट जो है इनको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका जवाब भी सुनना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा छात्र का ही सभी छात्रों के तरफ से ये जवाब सामने आया है। तो इन्होंने 1932 का खतियान को लेकर जवाब हो या फिर 60-40 को लेकर हो, सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने जवाब दिया है और अपनी समस्या के बारे में बताया, छात्रों की समस्या के बारे में बताया है कि यहाँ के छात्र किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इन्होंने सवाल का किस तरह से जवाब दिया है और छात्रों के पक्ष को किस तरह से प्रभात खबर के संवाद के सामने रखा है। ठीक है, तो जयराम महतो राज्य में नियोजन की स्पष्ट नीति बनाने की मांग करते हैं। उनका साफ मानना है कि राज्य में भाषा संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। वह अफसरशाही को बड़ा रोड़ा मानते हैं। जयराम का कहना है कि यहाँ के लोग को उनका अधिकार देने से कोई संविधान नहीं रोक सकता है। रोटी और रोजगार के लिए यहाँ के युवा जो है संघर्ष कर रहे हैं। बिहार बंगाल के छात्रों से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमें संरक्षण चाहिए। इस बार प्रभात संवाद के सवालों पर जवाब देने के लिए जयराम महतो मौजूद थे। उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति से लेकर अपने राजनीतिक उद्देश्य तक के बारे में बातचीत की है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये छात्र नेता है, पीएचडी की पढ़ाई कोयलांचल विवि से पढ़ रहे हैं। एक सवाल उनसे पूछा गया कि 1932 के खतियान की लड़ाई पिछले 2 दशक से अनसुलझी पहेली है, आप इस पूरे मुद्दे का क्या भविष्य देखते हैं? तो जवाब दिया इन्होंने कि भारत विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले राज्यों का समूह है। 1953 में देश में पहली बार भाषा के आधार पर तमिल भाषा से हटकर तेलुगु भाषी राज्य का गठन हुआ। सभी राज्यों की पहचान भाषा व जमीन के रिकॉर्ड के अनुसार के आधार पर है। झारखंड में भी सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार माना जा सकता है। मूलवासियों के पास इस भूभाग को छोड़कर कहीं दूसरा ठिकाना नहीं है। बाद में आकर बसने वालों को झारखंड की परंपरा और संस्कृति की स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, आप फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि अब आप एक नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, मूलवासी के भावनात्मक मुद्दे के सहारे अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमने संभावना जताई है। धनबाद बोकारो के केवल 50 लोग से आंदोलन शुरू हुआ था। हमने सोचा भी नहीं था कि यह आंदोलन 5 करोड़ लोगों तक जा पहुंचेगा। झारखंड के बाहर भी आंदोलन की चर्चा होगी। इसके बाद भी अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो हमारी प्राथमिकता इस भीड़ को वोट में बदलना ही होगा। ठीक है, फिर बोला कि 1932 के खतियान का मामला हो या राजनीतिक अभियान चलाने का, संगठन को फंड चाहिए, आपको कौन फंडित करता है? तो अभी तक तो मानव श्रृंखला व जनसभाओं से हम चर्चा में आए हैं। जहां सभा होती है वहां के लोग पंडाल और साउंड सिस्टम का खर्च उठाते हैं। खाने पीने का इशू नहीं है, पेट्रोल में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जहाँ सभा होती है वहाँ के ग्रामीण चंदा कर पेट्रोल का खर्चा देते हैं। हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन इसलिए आने वाले चुनाव में हम लोगों से वोट के अलावा नोट भी मांगेंगे। चलिए, एक और सवाल पूछा गया कि 1932 आधारित नियोजन नीति झामुमो का कोर एजेंडा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया है। इस पूरे प्रकरण पर क्या होगा, क्या कहेंगे? आज झामुमो के खिलाफ आंदोलन का एकमात्र कारण उनके मैनिफेस्टो में 1932 होना है। झामुमो की सरकार सत्ता में भी 1932 के कारण आई थी।
उससे पूर्व की सरकार ने बहाली में बाहरी लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी तो दूसरे राज्यों के लोगों को झारखंड में नौकरी कराने से नहीं रोका तो पाने की बात तक कह दी थी। इसी आक्रोश के कारण राज्य के लोगों ने झामुमो की सरकार बनाई थी। अब लोग तीसरे विकल्प की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कई सारे सवाल पूछे गए, जैसे 1932 आधारित नियोजन नीति क्या वैधानिक और संवैधानिक रूप से जायज है? तो 1946 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 साल बाद सरदार पटेल ने अपने ही बयान में संशोधन किया, कहा कि बड़े समूह की मांग होने पर उसे मान लेना चाहिए। इसी क्रम में अगर झारखंड के जनमानस को भान 1932 है तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी राजनीतिक जमीन कहाँ तलाश रहे हैं, मतलब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि पूछा गया कि सरकार ने नियुक्ति का दरवाजा खोला है, 60-40 नए चलतो कैंपेन चल रहा है, इस नीति से क्या परेशानी है? तो इस पर ये इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पर छात्र नेता ने बोला कि अभी सहायक अभियंता की बहाली हुई है, इसमें ओपन टू ऑल में 93% अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली में भी 90% बाहरी हैं। शिक्षक बहाली में भी 1400 के आसपास दूसरे राज्यों के लोग हैं। अभी शिक्षक बहाली की तैयारी चल रही है, इसकी कोचिंग दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना में कराई जा रही है। हमारे यहाँ बीएड करके बैठे युवा घर गृहस्थी देख रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे हालत में वह दिल्ली और वह पटना में कोचिंग करने वालों से मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि झामुमो में लोबिन हेम्ब्रोम सहित कई लोग 1932 के पैरोकार हैं, उनका आपने साथ कैसे जोड़ेंगे? तो लोबिन जी से लगातार बात होती है, चाहे 1932 का मामला हो या लोगों को रोजगार देने का मामला। हर चीज में उनका आशीर्वाद व सुझाव लेता हूं। कई नेताओं से भी बातचीत होती रहती है। 2024 के चुनाव में परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर सवाल पूछा गया कि पूर्व विधायक गीता श्री उरांव और अमित जैसे कई 1932 खतियान के नाम पर अभियान चला रहे हैं, सबको एक मंच पर कैसे लाएंगे? ठीक है, तो इस पर बोला कि हम लोगों का प्रयास होता है कि सबका मार्गदर्शन मिले। आज हमारे कई नेता संपर्क में हैं, लेकिन हमारे साथ सभी नए लोग भी जुड़े हैं। इसके साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? मान लीजिए मैं पार्टी बना लेता हूं, तब बाबूलाल मरांडी का यह दिन याद करिए जब 13 विधायक जीतने के बाद भी वह शून्य पर पहुंच गए। मेरे साथ ऐसा परिस्थिति होने पर नई पीढ़ी मुझ पर दोष मढ़ेगी। तो इसी तरह के कई और सवाल के जवाब उन्होंने दिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट था कि 60-40 को लेकर जो था। ठीक है, छात्र नेता जयराम महतो कहते हैं कि राज्य के युवा झारखंडियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमंत सरकार का 60-40 फॉर्मूला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार बंगाल के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का उसमें कोई मुकाबला नहीं है। झारखंड के युवा केवल संरक्षण मांग रहे हैं, खुद को हाशिए पर जाने पतन से रोकने और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी समाज को नष्ट करने के लिए भाषा, संस्कृति और साहित्य को समाप्त करना काफ़ी है। ठीक है, श्री महतो ने कहा कि उदाहरण के तौर पर वह विनोदा भावे विवि में खोरठा कुड़मड़ी संथाली को शामिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उड़ीसा निवासी वीसी ने उड़िया को शामिल कर दिया है। आज यहाँ के अफसरों की मंशा ही झारखंड की पहचान खत्म करने की है। झारखंड के लोगों को शुरू से ही आदमी नहीं बल्कि जानवर समझा जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम रेडिएशन के कारण 47% महिला गंभीर समस्या से जूझ रही हैं।
रामगढ़ में कंपनी के फैलाए प्रदूषण के 8 साल का बच्चा मर गया है। बेरमो में 999 साल की लीज पर कोयला कंपनी को जमीन दी जा रही है। दरअसल नेता अधिकार सब झारखंड के लोगों के पशु समझते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। नियोजन नीति पर श्री महतो ने कहा कि सरकार को पहले स्थानीय परिभाषा करना चाहिए। झारखंड के लोग कौन हैं यह बताने के लिए एक ऐसी नीति को तो बनानी ही पड़ेगी। जब महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती के लिए मापदंड निर्धारित है तो झारखंड में झारखंडी की परिभाषा भी तय होनी चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। बिहार, बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में तीसरे और चौथे वर्ग की बहाली के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन पर भारत का नागरिक होने के साथ वह के स्थानीय होने की शर्त रहती है, लेकिन झारखंड की रिक्तियों में केवल भारत के निवासी होने की बात लिखी रहती है। इसमें झारखंड का स्थानीय निवासी होने का भी कॉलम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जयराम ने कहा कि राज्य की स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक स्थानीय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। भारत का संविधान झारखंडियों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। उनकी रोटी और रोजगार नहीं छीनी जा सकती है। इसी रोटी रोजगार की वजह से लोग आंदोलन कर रहे हैं। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी डीसी या वीसी झारखंड का भला नहीं चाहता। यही आईएएस और आईपीएस दूसरे राज्य में निष्ठा से साथ काम करते हैं, लेकिन झारखंड में मनमानी करने लगते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो मुद्दे हैं जो सीधा छात्रों से जुड़े हुए हैं। तो प्रभात खबर के इस संवाद में जयराम, जो कि छात्र नेता के तौर पर आगे आए हैं, इनसे कई सारे सवाल पूछे गए और इन्होंने छात्रों के तरफ से जो जवाब दिए हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनके हिसाब से सही भी है। और इससे आप क्या समझते हैं? आपको इसमें कुछ कमी लगती है या आपको भी इसमें सहमति है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि आप क्या अपना विचार इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए थे इनसे। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया कि कुड़मी आदिवासी का दर्जा हासिल करने के लिए आंदोलनरत है, आपकी क्या राय है? तो इसमें बोला कि हम लोग 1932 के आंदोलन को लेकर आगे आए हैं। राज्य का हाल कैसे बेहतर हो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक कुड़मी आंदोलन की बात है तो यह मेरे जन्म के पहले से चल रही है। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस राज्य की जंग लगी व्यवस्था की दुरुस्त करने की है। ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब दिए। 1932 हो या 60-40 हो या लोकल को किस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, ज़्यादातर बाहरी आके घुस रहे हैं, सभी चीज़ों पर डिस्कस किया गया, इन्होंने जवाब भी दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी क्या है पूरा ये। तो आई होप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले कि आखिर क्या चल रहा है, झारखंड की स्थिति क्या है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।